हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा अडानी ग्रुप के ऊपर। अडानी ग्रुप के ऊपर जो कल यूएस कोर्ट ने आरोप लगाए हैं उस पे, और पिछली बार जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट पे जो अडानी ग्रुप के शेयर्स ने रिएक्ट किया था उसके ऊपर मैं बात करूंगा। मैं पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मेरा ओपिनियन है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। मानना या नहीं मानना आपके हाथ में है। आप चाहें तो मेरी बात मान सकते हैं, चाहे तो नहीं माने, आप फ्री है। मैं मेरी ओर से मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ और मैं किसी भी चीज़ को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ और उसके हिसाब से बात करता हूँ। मेरा किसी के लिए कोई गलत इंटेंशन नहीं होता है, ना मुझे किसी को फ़ायदा पहुंचाना है, ना मुझे किसी को नुकसान पहुंचाना है। मैं वो बात करता हूं जो ठीक होती है, जो मुझे ठीक लगती है, और मैं ऑनेस्ट रिव्यू देता हूं। मैं कभी किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होता, ना ही मेरा किसी का नुकसान करने में मेरा कोई फ़ायदा होता है या किसी को फ़ायदा पहुंचाने में मेरा कोई नुकसान होता है, और वाइस वर्सा। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं मॉनेटरी टर्म्स में किसी भी तरीके से कुछ भी उससे ना बेनिफिट होता है ना मेरा नुकसान होता है। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ बिल्कुल ऑनेस्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, बात मानना या नहीं मानना आपके हाथ में। ठीक है, आपको ठीक लगे तो मानिए, नहीं लगे तो मत मानिए। आपको वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कीजिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम 2024 की बात है, 2022 में हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जब अडानी का QIP आने वाला था। जब 4000 रुपीज़ के आसपास अडानी का प्राइस चल रहा था, अडानी एंटरप्राइज का बात, हम सिर्फ अडानी एंटरप्राइज के बाद रेफरेंस में ही बात करेंगे और मैक्सिमम अडानी पोर्ट के बाकी कंपनियों के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि दो फ्लैगशिप्स कंपनी है और मैं इसी को तवज्जो देना चाहता हूँ। बाकी सब उनको फॉलो करती है जनरली। तो 3900 के आसपास जब प्राइस चल रहा था, अडानी एंटरप्राइज QIP लेके आने वाली थी 3400 रुपीज़ के आसपास। और यूएस की एक फॉर्म है, प्राइवेट फॉर्म है हिडनबर्ग, जिसका काम ही है बहुत सारी कंपनियों को बर्बाद करना। मैं हिडनबर्ग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, मैं हिडनबर्ग की किसी भी चीज़ से सहमत नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि वो एक शॉर्ट सेलर है और वो शॉर्ट करके पैसा कमाते हैं। इसलिए मैं उस समय बिल्कुल इस चीज़ को मैंने नापसंद की थी, चाहे मैं यूट्यूब लाइव पे नहीं था, लेकिन पर्सनली मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई थी जो हिडनबर्ग ने अडानी के साथ किया था। उन्होंने कोई ऐसा लगता है कि कोई उनका उनका कुछ भी माइल इंटेंशन हो या नहीं हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको शॉर्ट सेल करना था, उन्होंने शॉर्ट सेल करके पैसा कमाया। हिडनबर्ग का काम ये है, हिडन दुनिया की बहुत सारी कंपनियों को तबाह करना हिडनबर्ग का काम है। चाहे वो कंपनियाँ ठीक कर रही है या गलत कर रही हो, हिडनबर्ग को कोई अथॉरिटी नहीं है कि किसी भी कंपनी के बारे में कुछ बोला जाए। ये गवर्नमेंट एजेंसीज का काम होता है। इस तरह की जो ब्रोकिंग हाउसेज है, इवन चाहे वो गोल्डमैन सैक्स हो, चाहे वो दूसरी कितनी भी कोई भी कंपनीज हो, JP मॉर्गन हो, जेफरीज हो, CLS हो, इन लोगों को कोई राइट नहीं है। किसने इन लोगों को राइट दिया कि किसी भी कंपनी के बारे में कोई अच्छी या बुरी रिपोर्ट निकाल दे और उसके शेयर प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं? क्योंकि ये लोग कोई इंडिपेंडेंट होते नहीं है। इन लोगों के हमेशा उन शेयर्स पे वेस्टेड इंटरेस्ट होता है और उसी वजह से ये लोग अच्छी या बुरी रिपोर्ट निकालते हैं ताकि इनकी कंपनीज को फ़ायदा पहुंचे, और हमारे जैसे भोले वाले इन्वेस्टर इनकी बातों में आके अपना शेयर बाजार में नुकसान करते हैं और इनको फ़ायदा पहुंचाते हैं। इन लोगों की रिपोर्ट्स को बंद करना चाहिए मेरे हिसाब से। हिडनबर्ग की रिपोर्ट पे भी भारत सरकार को बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उसकी वजह से अडानी के शेयर्स, अडानी एंटरप्राइज का स्टॉक प्राइस उस समय 3900 से मेरे ख्याल से 3-4 दिनों में 1200 रुपीज़ के भी नीचे गया था। मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, लेकिन 1000 रुपीज़ के आसपास का उसने कहीं पे लो बनाया था 2022 में, और उस दिन या अगले दिन उसने 1200 रुपीज़ के ऊपर की क्लोजिंग देने को उसने मैनेज किया था। 1200 रुपीज़ टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी बहुत बड़ा सपोर्ट है अडानी एंटरप्राइज को। इसलिए मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ कि अडानी एंटरप्राइज 1200 रुपीज़ का टारगेट है, अडानी एंटरप्राइज 1200 रुपीज़ का टारगेट है। फंडामेंटली भी मुझे 1200 रुपीज़ से ज़्यादा का ये स्टॉक नहीं लगता, और टेक्निकली भी आप देखोगे उसको बहुत सारे, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े इसको सपोर्ट है कि 1200 रुपीज़ वो नहीं तोड़ेगा। अगर 1200 रुपीज़ तोड़ दिया ना तो आप सोच भी नहीं सकते अडानी एंटरप्राइज कहाँ तक आ सकता है। आप यकीन मानिए, आप सपने में भी नहीं सोच सकते, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो इसलिए 1200 रुपीज़ अडानी एंटरप्राइज का नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम में और इस टाइम में ये फ़र्क है कि हिडनबर्ग
ने बहुत ही कैलकुलेटेड रिपोर्ट निकाली थी और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे उस तरह का रिपोर्ट निकालने में, और उसी की वजह से अडानी की शेयर्स बहुत अच्छे से बाउंस किए। अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट दोनों बहुत अच्छे बाउंस दिए और वो वापस अपनी जो लास्ट हाइस थे वहाँ तक आए और उनको क्रॉस भी किया। बहुत सारे शेयर्स में वहाँ पे क्रॉस किया और बहुत सारे शेयर्स में उसके आसपास आए। अडानी एंटरप्राइज कभी 3,900 क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन वो 3,500 के आसपास आया। अडानी पोर्ट ने भी करीब 1,500-1,600 के लेवल छुए और बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस उन्होंने लास्ट 2 साल में दिया। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि मामला क्या अलग है। ये मामला वो नहीं है जो हिडनबर्ग का। इस बार किसी देश की कोर्ट ने, और वो भी यूएसए के कोर्ट ने, एक आरोप तय किए है, जो भी उनके अगेंस्ट में लीगल कार्यवाही शुरू की है और बहुत सारे ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में उन्होंने आरोप को साबित किया। लीगल लैंग्वेज में मैं उसको बहुत अच्छे से समझता नहीं हूँ, लेकिन और ना मैं उसको उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, लेकिन इतना मुझे समझ में आता है कि यूएस कोर्ट ने अडानी ग्रुप के ऊपर, अडानी ग्रुप के लोगों के ऊपर ब्राइबरी का केस के ऊपर कुछ उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं और आने वाले समय में लेंगे। ये ग्रुप की क्रेडिबिलिटी के ऊपर स्टेक उठाएगा, क्योंकि यूएस से अगर कोई चीज़ आती है तो उसको हम लाइटली नहीं ले सकते। वो एक सुपर पावर है और वहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता, सरकार का वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। वो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं और उनका जो जस्टिस जुडिशरी सिस्टम है वो भी बहुत इंडिपेंडेंट है और वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते। और इवन प्रेसिडेंट के इंटरफेयर के बाद में भी उसमें जनरली कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इस बार वो रिपोर्ट डिफरेंट है, स्टोरी डिफरेंट है और इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टर इस बार यूएस से है। यूएस के इन्वेस्टर जो भी है, आप सबको पता है, इसमें यूएई का भी पैसा लगा हुआ है, यूएई के भी किसी फंड्स के पैसे लगे हुए हैं और यूएस इन्वेस्टर्स के भी इसमें प्राइवेट इक्विटी फर्म के इसके अंदर पैसा लगा हुआ है। और इस बार ये स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। इससे ये होगा कि हम तो, हमारे देश का ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, हम हमारे देश में किसी को हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन यूएस में वैसा नहीं होता है। और आगे भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह की वजह से यूएस में बहुत बड़े लोगों को बहुत बड़ी बड़ी सज़ा हुई है। वो लोग किसी को बख्शते नहीं है, ज़िंदगी पूरी उन लोगों की ख़राब हो जाती है वहाँ पे। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे को इस बार इसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जो कंपनियों ने अडानी में इन्वेस्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि उनको वो स्टॉक्स लिक्विडेट करने पड़ेंगे। दे विल बी फोर्स टू लिक्विडेट अडानी स्टॉक्स एट एनी प्राइस टू एनीवन। अब उन शेयर्स को कौन खरीदेगा ये मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा, पर ये डेफिनेटली होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। दे हैव टू लिक्विडेट अडानी ग्रुप स्टॉक्स और उसकी वजह से अडानी ग्रुप के शेयर्स में बहुत बड़ी सेल आएगी। और कौन खरीदेगा वो बात की बात है, या तो अडानी ग्रुप को खुद को वो खरीदना पड़ेगा या एलआईसी या किसी भी एजेंसी को बाहर आके उसको इतना बड़ा माल खरीदना पड़ेगा। इसमें उनको, मेरे को लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़रूर हस्तक्षेप करेगी और इस चीज़ से उन्हें बचाएगी। दे विल बी डेफिनेटली प्रोटेक्टेड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी क्राइसिस इसकी वजह से मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है और अडानी ग्रुप का सेल मार्केट में आएगा, इंटरनेशनल मार्केट में आएगा। आज भी देखिए कीनियन गवर्नमेंट ने उनके 2 बड़े प्रोजेक्ट्स ख़त्म कर दिए। एक एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट था, एक पावर का प्रोजेक्ट था। कीनिया का कोई लेना देना नहीं है। क्यों किया कीनिया ने, क्या है कीनिया का, क्या है वो यूएस में किया, कीनिया में उन्होंने कुछ किया नहीं है। क्यों कर दिया, क्यों? क्योंकि क्रेडिबिलिटी पे बात आ गई है। जब किसी ग्रुप की क्रेडिबिलिटी पे बात आ जाती है तो उस देश की सरकार को, उस देश की जनता को जवाब देना पड़ता है और जब जनता को जवाब देना पड़ता है तो सरकार इस तरह की कोई चीज़ करना नहीं चाहती कि जिससे उनके ऊपर कोई आरोप लगे और वो उस चीज़ से बचना चाहती है। इसलिए उन्होंने, कुछ नहीं हुआ और उन्होंने अडानी ग्रुप से अपना नाता तोड़ लिया। तो ऐसा सिर्फ कीनिया में नहीं, आने वाले समय में बहुत सारे देशों में ऐसा हो सकता है और उसकी मेन बात हो गई है क्रेडिबिलिटी। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड जब व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज डेफिनेट प्रॉब्लम। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था, उनकी रिपोर्ट को कोई खास मानता नहीं है और मैं भी नहीं मानता उसको, क्योंकि वो बहुत ही, वो दे आर जस्ट शॉर्ट सेलर्स एंड दे जस्ट वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट एंड आई रियली डोंट लाइक इफ दे डू दिस थिंग। तो ये सब गलत हुआ है जो भी हुआ है।
लेकिन अब ये रिपोर्ट की वजह से लिक्विडिटी क्राइसिस आएगा, अडानी ग्रुप के शेयर्स में सेल आएगी आने वाले समय में और बहुत बड़ी सेल आएगी और इसकी वजह से इनके शेयर्स के प्राइसेस काफ़ी गिरेंगे। और अगर ये 1200 रुपीज़ पे रुक जाए तो भी अच्छी बात है, और 1200 पे नहीं रुके तो मैं बाद में एक वीडियो बना के बताऊंगा कि इसके क्या प्राइजेस आ सकते हैं। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 1200 रुपीज़ दिया था, तो एक व्यूअर ने बहुत ही नेगेटिवली कमेंट किया था। उन लोगों को ये पता नहीं है क्योंकि वो स्टॉक मार्केट को समझते नहीं, बच्चों जैसी बात करने से कुछ नहीं होता है, रियलिटी पे जीना पड़ता है। जब 4000 से 1200 रुपये आ सकता है तो 2000 से 1200 आने में क्या है। मैंने 3000 रुपये भी 1200 बोला था ऑलरेडी, 2100 के आसपास तो आ गया, 2183 पे क्लोज हुआ ऑलरेडी। मेरे बोलने के बाद 1000 रुपये टूट गया। किसी को विश्वास था कि ऐसा हो जाएगा, हो गया ना, 1200 भी हो जाएगा, विश्वास कीजिए। तो दिस टाइम स्टोरी इज़ डिफरेंट, इसलिए जस्ट अवॉइड अडानी ग्रुप स्टॉक्स। और इसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट सामने दिखाई दे रही है, उसके बारे में मैं आप एक और दूसरा वीडियो बना दूंगा। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट है, अडानी ग्रुप में बड़ी गिरावट है, मार्च तक आप देखिए क्या क्या होता है। लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें, उसके बिना कुछ नहीं करें। ये मेरी ओपिनियन है, आप माने या नहीं माने आपकी मर्जी है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को डिसलाइक कीजिए, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, मैंने दे दिया है, बाकी आपकी इच्छा। भगवान शिव आप सबकी रक्षा करे, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, मेरा ये विश्वास है। भारत देश पे भगवान शिव की हमेशा कृपा बनी रहेगी और वो हमेशा हमें किसी भी मुसीबत से बचाएंगे, ये मुझे ज़रूर विश्वास है। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय।